Hello everyone, welcome to my podcast. So today we will be doing Gemini Lagna in the D9 chart. If you are new to this series, first you should watch the Understanding Naumansha episode, which is there on this channel. So first watch that, and then if you have Gemini ascendant in your D9 chart, you should come to this particular video. If you want to contact me, my WhatsApp number is 790-540-1688. Okay, so this is about the D9 Lagna. If your D9 Lagna is Gemini, अगर आपका नौमांश मिथुन लगन का है तो क्या होता है. Now this is the one of the most culturally impacted D9 chart, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 7th हाउस है वो सैगिटेरियस बन रहा है. सैगिटेरियस इज़ द नेचुरल 9th हाउस. इट इज़ द नेचुरल साइन ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर. तो अब जब जेमिनाई राइज करता है D9 में तो 7th हाउस सैगिटेरियस बन जाता है. इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ की एनालिसिस बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आप किस कल्चर के हैं, किस कंट्री के हैं और किस रिलीजन के हैं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि देयर आर 4 चैलेंजिंग नौमांश लग्नास. जेमिनाई इज़ वन ऑफ देम. द रीज़न वाई जेमिनाई इज़ वन ऑफ देम इज़ बिकॉज ऑफ सैगिटेरियस फॉलिंग इन द 7th हाउस. बहुत सारे लोग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन, जो शादी ना करना चूज़ करते हैं, द पीपल हु चूज़ नॉट टू गेट मैरिड, मोस्ट ऑफ देम विल हैव आइदर जेमिनाई इन राइजिंग इन द नौमांश और सैगिटेरियस राइजिंग इन द नौमांश. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी प्राइमरी रिलेशनशिप है वो 9th साइन दिखा रहा है, सैगिटेरियस दिखा रहा है, जो कि रिलीजन को दिखा सकता है. तो जो बहुत सारे लोग जो बाबाज हैं, नन्स हैं इन क्रिश्चियनिटी या इन सम अदर रिलीजन, जो भी और ऐसे लोग हैं वो डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू रिलीजन और ऑल्सो टू आवर सोशल कॉज, विल हैव जेमिनाई और सैगिटेरियस राइजिंग इन द D9 चार्ट, और देयर 1-7 एक्सिस विल हैव सम association, some strong association with these signs, Gemini, Sagittarius, or the 9th house of their chart. In a normal setup also, let's say you have Aries ascendant, but अगर 7th lord जो है आपका Venus, अगर वो 9th में बैठ गया तब भी आपको सिमिलर इम्पैक्ट मिल सकते हैं. द मिनिमम इम्पैक्ट ये है कि शायद आपका जो स्पाउस हो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाए, वो दिन में बहुत बार पूजा करे या लंबी पूजा करे एज ही ग्रोज और ही और शी ग्रोज ओल्डर. सो दिस इज़ वाई जेमिनाई बिकम्स अ बिट टफ, क्योंकि नॉट टफ बट दे विल जस्ट चूज टू स्टे सिंगल. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी नाउ, बट दिस विल हैपन विद ओनली 10-15% ऑफ पीपल ना, आउट ऑफ ऑल जेमिनाई राइजिंग. बाकी लोग की तो शादी होगी. वो इसलिए होगी जो कि 1-7 एक्सेस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं या 7th लॉर्ड जुपिटर जहाँ प्लेस्ड है वो मैरिज का फुलफिलमेंट दे देगा. ठीक है, D1 चार्ट में भी अगर प्रॉमिस ऑफ मैरिज दिखता है और D9 में 7th लॉर्ड ऐसा कहीं बैठा है जो थोड़ा सा मटीरियल साइन से कनेक्टेड है, लिब्रा में है, टॉरस में है, राहु के साथ है, वीनस के साथ है, जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, तो भी अच्छा ही होता है. तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो मैरिज का प्रॉमिस है. अगर D1 चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस वीक है, 7th हाउस ऑफ D1 इज़ वीक, द कारक ऑफ मैरिज वीनस और जुपिटर फॉर फीमेल्स इज़ वीक, अफ्लिक्टेड, डीपली अफ्लिक्टेड, और उसके बाद इफ़ यू कम टू द D9 चार्ट एंड यू सी जेमिनाई और सैगिटेरियस राइजिंग देयर, देन देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि ये इंसान शायद शादी करने की का मन ही ना हो इसका, या ये खुद ही शादी करने से मना कर दे, या एक रिलेशनशिप हो वो वर्क ना करे और उसके बाद वो अनमैरिड रहे. इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स से कि 7th हाउस लॉर्ड जुपिटर इज़ वीक इन द D9 चार्ट, विच इज़ अ फेवरेबल थिंग. 7th हाउस अगर सैगिटेरियस साइन वीक होगा तो शादी होगी, और मान लो शादी हो रही है, मतलब 7th हाउस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तभी होगी, नहीं तो चांसेस कम है, या बहुत लेट होगी या नहीं होगी। तो जुपिटर का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इन द 7th साइन। और इन अ मेल नेटिविटी, इन अ मेल चार्ट, वीनस द कारका ऑफ मैरिज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द D9 चार्ट। नाउ who you are in the marriage, which is we see from the first house, this is Gemini. So primarily जिसका भी चार्ट है वो इंसान एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट है। वो अपनी मैरिज में अपने स्पाउस के साथ तरह तरह की बातों के ऊपर डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस करना चाहता है। ही वांट्स द मैरिज टू बिकम, और द पार्टनरशिप टू बिकम a place where he can or she can discuss multiple ideas and concepts and have a very फ्री व्हीलिंग डिस्कशन, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी बहुत ऑब्जेक्टिव डिस्कशंस। बट जो इसका 7th हाउस है, विच इज सैजिटेरियस, वो मैरिज के अंदर एक एडवाइज़र, एक गुरु, एक फादर फिगर बनने की कोशिश करता है। तो वो डिस्कशंस तो करेगा जेमिनाई के साथ, बट वो अपनी एडवाइस या अपना एक आइडियोलॉजी उसमें इम्पोज करने की कोशिश करता है। मैक्सिमम डिस्प्यूट्स इस मैरिज में इस आइडियोलॉजी इम्पोज करने की वजह से होते हैं। व्हेनेवर सैजिटेरियस बिकम्स द 7th लॉर्ड इन द D9 चार्ट, ये दिखाता है कि ये जो पार्टनर है मिथुन नेटिव का, वो अपने सेट ऑफ वैल्यूज़ के प्रति बायस है। ही हैज़ सर्टेन बायसेस कि ये जो मैं करता हूँ या जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है वो सही है। तो क्या होता है कि मिथुन वुड वांट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली, द सैजिटेरियस विल आल्सो टॉक अबाउट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, बट ऑन अ सर्टेन केसेस, ऑन सर्टेन पॉइंट्स, दिस सैजिटेरियस नेटिव बिकम्स वेरी बायस, और उस पॉइंट पे वो सैजिटेरियस डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि सैजिटेरियस इज साइन ऑफ रिलीजन। हर रिलीजन के अपने कुछ कन्वेंशंस हैं, और जो इंसान उस रिलीजन को फॉलो करता है, एक तरह से आइडियोलॉजी है रिलीजन, उस आइडियोलॉजी फॉलो करता है, वो उसी को सही मानता है, दूसरे को सही नहीं मानता। बट जेमिनाई बहुत फ्लेक्सिबल है। नाउ इन नॉर्मल सेटअप्स, होम सेटअप्स, इफ़ लेट्स से जेमिनाई इज़ द वाइफ, तो वो ओपन माइंडेड है इन अ वे, वो हर चीज़ करना, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पे बात करने को तैयार है, हर चीज़ खाने पीने को तैयार है, टेस्ट करने को तैयार है। बट जो उसका हस्बैंड है, जो कि सैजिटेरियस से रूल है, वो गुरु बनने लगेगा कि नो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसका बेनिफिट कहाँ है? जो 4th हाउस है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, जो घर है आपका, जो 4th हाउस है, दैट इज़ वर्गो। तो जो घर का इन्वायरमेंट है इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड रिबटल्स एक्सेट्रा। एंड लीब्रा जाता है 5th में, जो कि किड या चाइल्ड का हाउस है। तो चाइल्ड जिस इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है, वो इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड डिस्कशंस एंड कॉन्वर्सेशंस। इसकी वजह से चाइल्ड को एक बहुत ही बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन मिलती है, बहुत ही बैलेंस्ड वैल्यू सिस्टम मिलता है, जो कि वो लीब्रा से रूल हो रहा है। घर जो है वो वर्गो से रूल हो रहा है। घर के अंदर तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, बट चाइल्ड को दोनों साइड ऑफ द स्टोरी मिल रही है, इसलिए बहुत बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग है उसकी। ओके, एक चीज़ में और देखी गई है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कल्चर। अगर ये नॉन इंडियन सेटअप्स हैं या थोड़े से बहुत ज़्यादा ओपन सोसाइटीज़ में जेमिनाई राइज करेगा D9 चार्ट में, तो यू कैन सी दैट these people can have multiple partners, can go for open marriages, because Gemini is the most mixing friendly sign, जो कि बहुत open है। तो वहाँ पर जब कल्चर भी ओपन है, तो जेमिनाई वाला साइन जो है वो मल्टीपल पार्टनर सेटअप में जा सकता है, एंड कैन चूज़ टू रिमेन अनमैरिड, बिकॉज 7th में सैजिटेरियस है। शादी नहीं करेंगे, बट मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या शादी के बाद भी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं विद मल्टीपल पार्टनर्स, ओनली इन ओपन कल्चर्स। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट मेक दिस प्रेडिक्शन टू समबडी लिविंग इन, लेट्स से, इंदौर इन इंडिया, तो ये प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। यू हैव टू सी द कल्चरल सेटअप। एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स ऑन देश काल परिस्थिति। ओके, नाउ द सेकेंड हाउस इज़ कैंसर।
So the care, the nurturing nature is there in the environment of this पार्टनरशिप. तो वो लोग अपने कुटुंब को, अपने जहाँ रहते हैं उस जगह को, अपने आसपास के लोगों को, अपने फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत केयरिंग दिखेंगे आपको. दे बोथ विल केयर फॉर ईच अदर्स मनी ऑल्सो, बिकॉज सेकेंड हाउस ऑल्सो मनी. दे विल केयर फॉर दैट. दे विल केयर फॉर वॉट दे ईट, बिकॉज सेकेंड हाउस इज ईटिंग. वॉट द काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग. तो सेकेंड हाउस में कैंसर है, तो जेमिनाई नेटिव के लिए तो स्पेशली फूड विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड हाउस इज लियो, which is the house of communication in marriage. Leo say communication becomes very creative, very distinctive. Again, it makes for a very open conversation. In times of aggression, the Gemini native can become very aggressive if Sun is in the sign of Mars or placed with Mars. क्योंकि Sun, he can become kind of a lion in times of aggression, but mostly this is a very Leo energy is not a very aggressive energy, it's a very creative energy. So mostly it's a very creative communication pattern which this couple will follow. The sixth house, which is the house of disputes, has Scorpio in it. The Scorpio energy is there. What it does is that the issues अगर हुए तो बहुत deep issues होंगे. Issues तब होंगे जब Jupiter is very strong, which makes the partner very strong, and the partner is orthodox, as we know, because of Sagittarius, which will result in deep issues which are like anti-cultural issues or deep issues with respect to value system. क्योंकि Scorpio shows deep or Sagittarius shows orthodoxicity in approach. Gemini is open, Sagi is orthodox, and Sagi is not entertaining discussions on a particular topic. Let's say the topic of the partner's father or the mother or their value system or their belief system. उस टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन ही अलाउड नहीं कर रहा है Sagittarius, वो Gemini करना चाहता है. तो वहाँ पर एक डीप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है, विच कैन रिजल्ट इन डिस्प्यूट्स. द डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व इफ समहाउ मार्स इज विद मर्करी और मर्करी इज़ इन सिक्स्थ हाउस. मर्करी अगर सिक्स्थ में आ गया तो वो बातों से, डिस्कशन से, कॉन्वर्सेशन से डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर देगा. बट अगर मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग है. जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग है. जुपिटर का एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे है, डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग है. या सिक्स्थ हाउस पे है या मार्स पे है तो डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग है. सो ये देखना पड़ेगा. इसी वजह से स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट्स होने की वजह से मैरिजेस कैन ब्रेक इन दिस सेटअप ऑफ 1/7 एक्सिस ऑफ जेमिनी सैजिटेरियस, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ब्रेकअप दे मे चूज टू नॉट गेट मैरिड. ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग राइट फ्रॉम ओनली फ्रॉम D9. D1 देखना पड़ेगा. अगर D1 में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज विल हैपन. इफ D1 shows possibility of a divorce can happen. If D1 shows even the slightest of chance that marriage may not happen, the promise is not there, then this D9 Gemini Sagittarius will not result in a marriage at all. The 10th house of this setup is Pisces, which is the image of the marriage. The image of the marriage in their society will be that of a couple which is very evolved, even more evolved than their cultural society as a whole. So let's say you are in a middle class educated family and there are 10 couples going around of different ages. तो वो सारे कपल, ज़्यादातर कपल्स इन लोगों से एडवाइस लेंगे, बिकॉज दे विल सी देम एज अ मोर मैच्योर, मोर इवॉल्व्ड कपल. दे विल से कि यार इनसे पूछ लेते हैं ना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है या ये कैसे करें, फैमिली प्लानिंग कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें. लेट्स जस्ट टॉक टू द जेमिनी सैजिटेरियस कपल बिकॉज दे विल हैव द राइट आइडियाज फॉर अस. बिकॉज द इमेजेस ऑफ Pisces which shows evolved kind of modern, ahead of times image. They will be ahead of their times. In very conservative setups, this couple will come across as a modern couple. So people will think यार ये तो बहुत modern है, इनसे कौन बात करे. They have a different idea about everything. We are very orthodox. हम ऐसा नहीं करते. वहाँ पे एक और modernity की image बनेगी. In non-Indian setups, people living out of India, this can become an image of again highly evolved and open relationship in a way कि they are chill and they are okay with everything, they don't worry about things. So वो जो कि Pisces is that image, highly creative, evolved, almost coming from a different world,
सो जहाँ भी ये रहेंगे, इफ़ दे आर वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स, नॉट दैट अफ्लुएंट सोसाइटी इन इंडिया, दे विल थिंक यार ये तो अलग किस्म के लोग हैं, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़, वी डोंट वांट टू टॉक टू देम। इन द इंटेलेक्चुअल सोसाइटी दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे लोग समझते हैं कि दे आर इवॉल्व इन लेट्स टेक एडवाइस फ्रॉम देम, बिकॉज इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में पाइसेस बिकम्स द एडवाइज़र, जुपिटर बिकम्स द गुरु ऑफ द सोसाइटी, तो वहाँ पे एडवाइस लेंगे। इन वे टू मॉडर्न नॉन इंडियन सेटअप्स एनआरआईज लिविंग आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से इन यूएस or in Europe, there they will become the symbol of relax, chill, open relationship, not open sexually but open minded people. This will be their image. They can also be open relationship sexually, but that will depend on the culture where they are from. So yeah, this is my analysis of Gemini rising in the D9 chart. It just one summation: if Jupiter is weak, then it is a better position. If Jupiter becomes very strong, the seventh lord becomes very strong, then the spouse will have the tendency of becoming a teacher, a preacher, a guru, and the Gemini native will not appreciate that, and that will lead to disputes. So, but Jupiter will be okay if Jupiter goes to a 10,000 Pisces, because Pisces again makes Jupiter open-minded in a way, a bit evolved in a way. वो strength तो है, Jupiter is strong there, but strong होने के बाद orthodox नहीं है. बट अगर यही जुपिटर 8th में जाता है कैप्रिकॉर्न साइन में, ऑल्दो इट इज़ वीक बट इट मेक्स इट मोर ऑर्थोडॉक्स. इन द 9th हाउस it's not good at all, because in the 9th house, in a fixed sign of Aquarius, and the 9th house of spirituality, this spouse will have a hyper tendency of teaching. Another thing is that this marriage becomes better after the kid is born. Why? Because a Gemini native's playfulness and communication, desire of communicating, gets fulfilled by communicating with the child. And the Sagittarius, the 7th lord, the spouse's tendency of becoming a father and teaching something to somebody also gets fulfilled, because then he or she can teach the child. So both of them gets their desire fulfilled with the child, and their tension between the two partners reduces by a very big number. So yeah, but please remember, we have to see the planetary placements as well. All of these things can get diluted or can get extended if the planets placed are contrary to the house placements, the Rashi placements. Right now we are just discussing the Rashi placements in the D9 chart. That's it. Alright, this is my analysis. See you guys soon. Bye bye.